वेलकम बैक अगेन। इस सेशन पे हम आर्क एंड आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को जानने वाले हैं। 10.5 है ये। इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, स्पेशली चैप्टर 10 जहाँ से हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझना शुरू किया। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, या डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से आकर फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल तक नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीखते हैं। तो हमें रिकॉल करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स को, कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स क्यों पढ़ते हैं, और उसके बिहाफ पर हम ये चीज़ समझ सकेंगे कि एरिया एंड आर्क लेंथ किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अगर हम रिकॉल करें एक ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को जिसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई एक्सेस, जिस तरह से हम नॉर्मली फ्रॉम द स्कूल लेवल डिस्कस करते हुए आते हैं। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसे शेप्स पर पैटर्न होता है या ऐसे शेप पर विजुअलाइज होता है जो एक स्ट्रेट लाइन पर ना हो, यानी फॉर एग्जांपल कोई आर्क की वैल्यूज आ रही हो या कोई सर्कुलर फॉर्म हो, इस तरह के आर्क हो, तो वहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म को डिस्कस करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, यानी उसके ज़रिए से एरिया अंडर द कर्व निकालना मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर हम सीवी या कंप्यूटर विज़न में इन चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पर इमेजेस को अंडरस्टैंड करना मुश्किल रहता है। तो ऐसे सिनेरियो पर हमें पोलर कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, यानी r इज़ इक्वल टू f थीटा की ज़रूरत होती है, जिसमें r जो है वो हमारा रेडियस होता है। ये इस स्पेसिफिक इस रीजन से कितने लेंथ पर मौजूद है और क्या वहाँ पर थीटा डिग्री बन रही है। तो ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन थी जो हमने देखा था। अब हमें ये समझना है कि एरिया और आर्क लेंथ पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली आइडेंटिफाई कैसे की जाती है। तो हम सबसे पहले तो इस इमेज को समझते हैं जो इस एरिया पे, आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ फर्स्ट, राइट? तो अगर हम इसे ज़ूम करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज़ a इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो आप जानते हैं कि सरिया सर्कल का कंप्लीट जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई के बराबर होता है। और हम एक सेक्टर को देखें, यानी अगर आप इसको इस तरह से कंटिन्यू करो तो ये एक सर्कल की कंप्लीट बॉडी बन रही होगी, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। तो ये जो सेक्टर है, ठीक है, स्पेशली ये जो एरिया सेक्टर है सर्कल का, इसमें से जो थीटा डिग्री यहाँ पर बन रही होगी, इंक्लूडिंग द रेडियस ऑफ आर वैल्यूज, इससे अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ, यानी इसका एरिया मालूम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब हम किसी यूज्ड शेप्स की तरफ मूव होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई कर्व लाइन होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 2 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करने होंगे, बनाने होंगे जो उसके लोअर लिमिट या अपर लिमिट को आइडेंटिफाई कर रहा हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इस कर्व को देखें, टैक्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इसमें मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो है वो एरिया मालूम करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो हम एक फर्स्ट आर्क बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है? जिसे हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और जो लास्ट आर्क है वो यहाँ पर बीटा है। और इनके दरमियान हम मल्टीपल्स टाइम क्या बना सकते हैं? एक रेक्टेंगुलर रीजन्स बना सकते हैं। और ये जितने नंबर्स ऑफ द रेक्टेंगल रीजन्स होंगे, इसे हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ कह रहे होंगे, ठीक है? और इस तरह से हमें अपर एंड लोअर लिमिट की ये वैल्यूज़ मिल जाएगी अल्फा और बीटा। और हमेशा, क्योंकि ये एक सर्कुलर फॉर्म प्लॉट कर रहा होगा ऑलवेज़, तो उसकी जो लिमिट की रेंज होगी वो 0 से 2 पाई के दरमियान होगी। और इसी पीस को आइडेंटिफाई कराने के लिए लास्ट पार्ट में, यानी बी इमेज में, जो कि 10.50 का है, उसमें इसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करके दिखाया गया है कि इनिशियली ये अल्फ़ा वैल्यूज़ है, और एज़ वी नो कि जब हम इंटीग्रेशन सिंपल एरिया अंडर द कर्व भी मालूम करते थे, तो वहाँ पर इस तरह से अप्रॉक्सिमेट करते थे, दैट्स द एरिया फॉर द अप्रॉक्सिमेशन। इस तरह से हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहे हैं। हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि अगर ये कर्व है, तो इस तरह से, ठीक है? इसको इग्नोर करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन मूव करके बना रहे होते हैं, ताकि वो कंप्लीट एरिया पर कंक्लूड हो जाए। तो ये डिफरेंट आप देख रहे हैं, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, n-1 तक की जा रही है, ठीक है? और इसकी स्टार्टिंग वैल्यूज़ जो है वो अल्फ़ा और बीटा। ये तो इनिशियलाइज़ेशन और अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एक्चुअली ये काम किस तरह से करता है। अब हम आते हैं 10.13, जो कि 10.5 का पहला थ्योरम है। ये कहता है कि एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ओके? द डेफिनिशन सेज, और द थ्योरम सेज, इफ f इज़ कंटीन्यूअस एंड नॉन-नेगेटिव ऑन द इंटरवल alpha and beta, there beta minus 1, remember beta is a greater one, beta minus 1 is between the value 0 to 2 pi, then the area of the region bounded by the graph of f equal to f theta, r equal to f theta, यानी ये हमारा मेन फंक्शन है। इस फंक्शंस का अगर हम बाउंडेड रीजन मालूम करना चाह रहे हैं, तो then the radical lines theta equal to alpha and theta equal to beta, यानी इस बिहाफ पे जो रेडिकल लाइंस होंगी जो कि अल्फा और बीटा की हैं, वो डिफाइन करेंगी इस फॉर्मूले।
यानी इसके ज़रिए से हम एरिया अंडर पोलर कोऑर्डिनेट में मालूम कर सकेंगे। दैट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा एंड बीटा लोअर एंड अपर लिमिट एफ थीटा स्क्वायर। इट मीन जितनी जो फंक्शंस है उनका मोल स्क्वायर करते हैं डी थीटा के रिस्पेक्ट से। और अगर मैं एफ थीटा को सिंप्लीफाई करूँ तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंप्लीट एरिया को, इस एरिया को। और इस एरिया को सिंप्लीफाई पे हम डिफरेंट क्या कह सकते हैं, रीजन्स कह सकते हैं या डिफरेंट रेडियस वैल्यूज कह सकते हैं। तो बिहाफ ऑफ दिस ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है आर स्क्वायर डी थीटा के। ये एक सिंप्लीफाइड फार्मूला है जिसके जरिए से हम एरिया अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकेंगे। तो अब ये बेसिक डेफिनेशन हमने समझ ली। अब बिहाफ ऑफ दिस हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके प्रॉब्लम किस तरह से हो सकते हैं, इधर मैथमेटिकल नोटेशंस पर हो या फिर किसी एक रियल लाइक एग्जाम्पल्स की हो या फिर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के में पढ़ते। एग्जाम्पल 1 कहता है कि फाइंडिंग द एरिया ऑफ द पोलर रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। So find the area of one petal of the rose curve given by r equal to 3 cos 3 theta। ठीक है, ये एक पोलर कोऑर्डिनेट्स फार्मूला है। आप चाहे तो किसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर या वेबसाइट पर इसको प्लॉट भी करके देख सकते हैं कि एक्चुअली इसकी प्लॉटिंग जो है वो इस तरह से प्लॉट होगी। वैसे मैं अभी दिखाता भी हूँ इसके सोल्यूशन के बाद कि r इक्वल टू 3 cos 3 थीटा किस तरह से इस तरह विजुअलाइज होगा। Now, you can see that the petal of the right is stressed as theta increase from negative pi upon 6 to negative positive pi upon 6। यानी अगर हम पेटल के राइट हैंड साइड पे देखें तो जो थीटा की वैल्यू है, here it is, थीटा की जो वैल्यूज है यहाँ पर वो प्रेस कर रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इससे नेगेटिव पाई अपॉन 6 से पॉजिटिव पाई अपॉन 6 है। और हमने प्रीवियस सेशन तो जाना हुआ है कि हम जब भी सेक्टर्स को या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स की थीटा की वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं तो हम सर्कल को हमेशा याद रखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम पाई अपॉन 2, तो यहाँ पर हम पाई पे जाते हैं, यहाँ पर फिर वापस जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 6 होगा और यहाँ पर हम कंप्लीट पहुँचेंगे तो ये 2 पाई बन जाएगा। बिहाफ ऑफ दिस हमने फॉर्मूला यूज़ किया सेम, आर गिवन है 3 cos थीटा, हमने पुट किया, इसका स्क्वायर किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल की, ये क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस किया हुआ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक्स पे। ये इंटीग्रेशन की बेसिक रूल है। उसके मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद थीटा प्लस साइन 6 थीटा 6 इसकी वैल्यूज आ गई। लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पाई अपॉन 6 को अप्लाई करने के बाद ये वो वैल्यूज आ गई जो हमारा बता रहा है कि ये वो एरिया है जो पोलर कोऑर्डिनेट्स का है जब आर की वैल्यू 3 cos 3 थीटा होगी। ओके, सो ये एक बेसिक फार्मूला था, यानी एक बेसिक क्वेश्चन था जिसको हमने फार्मूला से सॉल्व किया और इट शोज दैट द एरिया ऑफ द वन पेटल ऑफ द रोज कर्व दैट लाइज बिटवीन दिस रेडिकल लाइन। ओके, सिर्फ एक पेटल की रेंज में जो कि इस थीटा की वैल्यूज के दरमियान लाई कर रही है, ये इस एरिया के या इस पैलिक के बराबर होता। अब मैं इसको आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, हियर इज़ अ लिंक desmos.com जिसमें मैंने r इक्वल टू 3 cos 3 थीटा को विजुलाइज़ किया है जो कि इस तरह से रूज़ या फिर एक फ्लावर पेटल को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आप थीटा की वैल्यूज़ को चेंज करके भी यहाँ पर डिफरेंट नोटेशंस इसके देख सकते हैं। जितने नंबर ऑफ भी आपको पैटर्न्स चाहिएंगे, आप थीटा की वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल तो चलते हैं, फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय अ सिंगल कर्व। यानी अब हमें सिंगल कर्व बाउंडिंग एरिया को आइडेंटिफाई करना है। The question says find the area in the region line between the inner and outer loop of the lemma r equal to 1 minus 2 sin theta। ठीक है, हमें जो इनर एंड आउटर लूप है रीजन लाइन का, अब वो मालूम करना है जबकि r की वैल्यू 1 माइनस 2 cos थीटा। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन हमें ये देखना होगा कि इसकी विजुअलाइजेशन किस तरह से होगी। सो नोट दैट द इनर लूप इज स्ट्रेस्ड एस थीटा इंक्रीज फ्रॉम पाई अपॉन 6 टू 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, अगर आप इनर बाउंड देखें इस पॉइंट पे, ये इनर बाउंड है, ठीक है, दैट इज एरिया और इसकी जो रेंज वैल्यूज है वो ये है। ठीक है, तो रेंज वैल्यू ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर एंड लोअर लिमिट है वो हम इस तरह से इसको प्रेस करके इनर लूप की वैल्यूज बता सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली आर की वैल्यू लिखी 1 माइनस 2 कॉस थीटा स्क्वायर किया, ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आइडेंटिटीज इस्तेमाल की, ठीक है, सिंप्लीफाई हुआ, सिंप्लीफाई होने के बाद अपर लोअर लिमिट इस्तेमाल किया गया एंड फाइनली इट्स प्रोड्यूस्ड पाई नेगेटिव 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 दैट विल बी द रीजन और द एरिया, ओके, लाइन बिटवीन इनर एंड आउटर लूप ऑफ दिस रीजन। ठीक है, और इस रीजन की यहाँ पर वैल्यूज दी गई। तो दैट इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन कि हम किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में बाउंडेड या इनर लूप्स के जरिए से उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी लूप किस तरह की वैल्यूज विजुलाइज कर रही होती है। ओके, मूविंग अहेड, अगर हम उसके आगे देखें तो मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमारी कोशिश कोर टॉपिक्स पे हैं।
यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोलर ग्राफ, ये आप रीड करके समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से आइडेंटिफाई हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जहाँ पर हम फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कर्व्स को देख रहे हैं, ठीक है। हमें दो कर्व दिए गए हैं और उसके रीजन्स को हमें फाइंड करना है। सो इफ यू इजली अंडरस्टैंड दैट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द टू रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, ठीक है। हमें रीजन मालूम करना है कि टू रीजन्स के हैं और बाउंडेड जो है वो इन दो कर्व्स से हुए हुए हैं, जबकि कर्व्स की वैल्यूज जो है वो r इक्वल टू 6 cos थीटा, जबकि नेक्स्ट 2 माइनस 2 cos थीटा। So because both curves are symmetric with respect to the x-axis, you can work with the upper and half plane as shown in the figure 10.55। अगर आप 10.55 को देखें तो ये वो रीजन है, ठीक है, और ये इसका आउटर एरिया है और इनर एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ से पॉइंट जो बना रहे हैं ये इस रीजन को आइडेंटिफाई कर रहा है जो इसका बाउंडेड एरिया होगा, जिसको हम अपर या लोअर लिमिट कह रहे होते हैं। So, the gray shaded region lies between a circle and the radical lines theta 2 pi upon 3 because the circle has the coordinates 0, pi 2 and the poles. You can integrate between these values to obtain the area of the region. तो इस लिमिट की वैल्यूज के जरिए से मैं एरिया ऑफ द रीजन मालूम कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज हैं बिटवीन द फॉर्मूला वो कॉन्केटिनेट होंगे या ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हम दो रीजन्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी ली, ठीक है। रेडिकल लाइंस जो हमने डिसाइड किया था वैल्यूज, यानी पाई अपॉन 2 से 2 पाई अपॉन 3, ये फर्स्ट रीजन के लिए, और सेकंड के लिए जो है लोअर 2 पाई अपॉन 3 से पाई तक की वैल्यूज है। तो ये यहाँ पर आइडेंटिफाइड है, ठीक है। अगर आप इस लाइन को लिखें तो ये रीजन यहाँ पर डला। उसके बाद हमें जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आइडेंटिफाइड है, हमें उनको यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया। उसके बाद इंटीग्रेशन के अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई की जा रही है एंड देन इट विल प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट 5 पाई अपॉन 2। और अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें दैट इज इक्वल टू 7.85 एंड अप्रॉक्सीमेटली यू मेजर इट 8 एज बाई। तो वी कैन से दैट कि जब हम दोनों कर्व्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से उसकी वैल्यूज फाइनली विजुलाइज हो रही है एंड फाइनली मल्टीप्लाई बाय द 2 यू कैन कंक्लूड दैट द टोटल एरिया इज 5 पाई, ठीक है। हम 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दो रीजन्स हैं यहाँ पर, तो फाइनली ये आइडेंटिफाई होकर 5 पाई के बराबर आ रहा है। टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर इस चीज़ को शुरू से समझ रहे हैं कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास रेक्टेंगुलर के बजाय पोलर्स है तो हम किस तरह से बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ 1/2 r स्क्वायर d थीटा के जरिए से रीजन्स के एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फिर हम वहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं साथ ही साथ कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड पे यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट की वैल्यूज क्या होगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आर्क लेंथ इन पोलर फॉर्म। पहले हमने ये मालूम किया कि एरिया किस तरह से आइडेंटिफाई होगा, अब हम आर्क लेंथ देख रहे हैं पोलर फॉर्म की। तो हम सबसे पहले तो थ्योरम समझते हैं। I'm going to zoom it. So the theorem says let f be the function whose derivative is continuous on the interval the theta where theta between alpha and beta values. So the function is continuous और जो उसका डेरिवेटिव है वो भी उसका क्या है, कंटिन्यूअस है, जबकि इंटरवल वैल्यूज जो दी गई है थीटा की वो अल्फा और बीटा के दरमियान है। तो बेस्ड ऑन दिस द आर्क लेंथ ऑफ द पोलर कर्व विल बी अल्फा एंड बीटा अपर एंड लोअर लिमिट वेयर द फंक्शन मेन फंक्शन जो कि अभी हमने एरिया ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस्तेमाल किया एफ थीटा स्क्वायर जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया था वो इस्तेमाल हुआ, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, रिमेंबर द बोथ द मेजर फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी अ कंटीन्यूअस। तो मेजर फंक्शन का स्क्वायर और उसके बाद उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये पार्ट आर बन जाता है जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा, जबकि इसके डेरिवेटिव को हम डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर पे लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट वो फॉर्मूला बन गया जिसके जरिए से हम आर की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम पोलर कर्व के लेंथ को फाइंड कर रहे हैं। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, फ्रॉम द फंक्शन ऑफ थीटा वैल्यूज 0 टू थीटा, पाई की या थीटा की जो वैल्यूज है वो 0 टू थीटा है जो कि बराबर होगी 2 पाई के फॉर द कार्डोइड। सो जो मेजर हमें फंक्शन दिया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पोलर टिप दैट इज इक्वल टू एफ थीटा दैट इज इक्वल टू आर एंड विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अगर हम 2 माइनस 2 कॉस थीटा को विजुलाइज करें तो ये कुछ इसकी विजुलाइजेशन है, दैट इज एक्चुअल विजुलाइजेशन, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दी जो अभी मैंने वेबसाइट दिखाई उस पर भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है ताकि हम दोनों फॉर्मूले, एक जगह हमें इसका स्क्वायर यूज करना है, ठीक है, और एक जगह हमें इसी का डेरिवेटिव इस्तेमाल करना है, ठीक है, डी आता हूँ डी थीटा, ये दोनों इस्तेमाल करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद ये है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन,
एफ बार थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, दोनों वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रा की चीज़ होती है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट इसका मौजूद है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेंज वैल्यूज की वो अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई किया, एंड दैट फाइनली इक्वल टू 60 इन द fifth step of the solution. It's a need to write 2 sine squared theta upon 2 that is equivalent to this one rather than this one. Okay, and based on this, this is the final arc length of the polar coordinate. Hope you understand the last thing of this section, area of the surface of revolution. That's a very important thing. देखिए जब एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की बात की जाती है ना, तो हम एक सिंपल अगर ग्राफ बनाए एज लाइक अगर मैं इस तरह से एक ग्राफ बनाऊं ये ठीक, और इस तरह से ठीक है इसी ग्राफ को अगर मैं 3D में दिखाऊं तो 3D में ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा और ये इसकी आर्क लैम्प बन जाएगी। ठीक, एक रफ आइडिया के साथ बना रहा हूँ। तो इसमें हमें एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस दिखेंगे। तो एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हमें यही बताता है कि ये जो इंटरनल एरिया है, इस कंप्लीट एरिया को फाइंड करने के लिए, इसके एरिया को फाइंड करने के लिए अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हो तो वो किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने सबसे पहले बताया द पोलर कोऑर्डिनेट्स वर्जन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पैरामेट्रिक वर्जन गिवन इन द थ्योरम 10.11 यूजिंग द इक्वेशन ओरिजिनली x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी ओरिजिनली इन दो फंक्शन को यूज करते हैं हम फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे क्या हो सकते हैं। अब थ्योरम पे यही बताया गया है। थ्योरम कहता है कि लेट बी द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज कंटीन्यूअस ऑन द इंटरवल थीटा वेयर थीटा इज वैल्यू बिटवीन अल्फा एंड बीटा, जो भी हमने प्रीवियसली देखा है। सो द एरिया ऑफ द सरफेस formed by the revolution of the graph based on the major function r equal to f theta that is exactly equal to theta equal to alpha and theta equal to beta. Obtain the integrated lines as for. यानी हमने सेम थ्योरम्स जो कि अभी प्रीवियस देखा जहाँ पे हमने आर पानी किया था उसी के जरिए से उसी को बेस बनाते हुए हम एरिया ऑफ सरफेस रेवोल्यूशन भी निकाल गया। तो ये क्या हो गया भाई, एस इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन एफ थीटा साइन थीटा एंड दैट विल बी द सेम पार्ट। रिमेंबर दैट विल बी द सेम पार्ट एज वी डिस्कस। हम यहाँ पर एफ थीटा साइन थीटा यूज कर रहे हैं 2 पाई के साथ क्योंकि ये सरफेस और एरिया ऑफ दिस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इंटरनली यूज वो सर्कल की डेफिनेशन को कर रहा है। और जब इसके सेकंड को देखें अबव द पोलर एक्सिस अब है ये तो, और अबव द लाइन थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉस साइन के बजाय कॉस थीटा आ जाए। तो इन दो फॉर्मूले को बेस्ड ऑन द वर्जन दिस वन एंड दिस वन हम यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ वी नीड टू understand this example that will be the last one. So the find the area of the surface of revolution as we discussed. Find the area of the surface formed by the revolution of the circle r equal to cos theta or f theta. Obtain the line r equal to pi upon 6. अब हमें थीटा की वैल्यूज दे दी गई है और मेजर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी हमें मिल गया है। तो अगर हम फिगर देखें 10.57 तो सबसे पहले ये 2D फॉर्म है। ठीक है, वेरी सिंपल आर कॉस थीटा और ये दैट सर्कुलर फॉर्म पे प्लॉट हो रहा है कॉस थीटा, तो ये सर अब इसको हमने 3D पे यहाँ पे प्लॉट किया। अब देखो 3D में प्लॉट किया तो ये इंटरनल रीजन भी आएगा जो भी मैंने ऊपर विजुलाइज करने की कोशिश की और ये इसका कंप्लीट एरिया है जिसको हम पिन टॉर्च कह रहे होते हैं। तो ये एक्स वाई और जेड एक्सेस है। ठीक है, इस तरह से होगा। अब बेस्ड ऑन दिस फार्मूला हमें क्या जरूरत होगी, मेजर फार्मूला है जो उसका स्क्वायर करो, उसके डेरिवेटिव का स्क्वायर करो, कॉस थीटा हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये फॉर्म ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। तो यू कैन यूज द सेकंड फार्मूला given in the theorem with f prime theta or the derivative of the function because the circle is stressed once as theta increase from 0 to pi। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो stressed एरिया है वो इंक्रीजिंग, कहाँ से इंक्रीजिंग है, 0 से पाई की तरफ। तो बेस्ड ऑन दिस वी प्रेफर टू यूज अ सेकंड फार्मूला, वैल्यूज पुट की, जो डेरिवेटिव था वो किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इस्तेमाल करने के बाद हमने जब सॉल्व किया अपर एंड लोअर लिमिट एंड द कंप्लीट ट्रेस्ड एरिया फाउंड बाय अप्पा जिसको हम एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कंडीशन का। इस तरह से हमने स्ट्रांगली अंडरस्टैंड किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के आइडेंटिटीज किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स पे इस्तेमाल होते हैं जब आप एरिया और आर्क आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि पोलर इक्वेशंस एंड ऑफ कॉनिक्स क्या है और केपलर्स लॉ हमें क्या कहता है कि किस तरह के रूल्स बने हैं जिसके रूल्स पे न्यू जो फिजिक्स की फील्ड है वो मजीद स्ट्रांगली दे पर आई कि किस तरह से ऑर्बिट्स से ये चीज़ें रिमूव हो रही है कि हेलिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहेंगे।
इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पे जाएँगे अभी चीज़ों को डीपली हम डिस्कस कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें। जी, इसी तरह की चीज़ें आपको बड़े पाकिस्तानी के साथ सीखने को मिलते रहे। नेक्स्ट सेशन को मिलते हैं। गुड डे।